ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, तो कोशिश करते रहिएगा। मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के अंदर प्रमुख राजस्थानी साहित्य। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि राजस्थानी साहित्य की विधाओं के बारे में चर्चा की, उसके बाद फारसी साहित्य पढ़े थे, जैन साहित्य पढ़े हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के साहित्यों के अंदर संस्कृत साहित्यों की यहां पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, संस्कृत साहित्यों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं एकलिंग महात्म्य की। क्या होता है एकलिंग महात्म्य? देखिए, ये एक रचना है जिसके जो लेखक है वो है कान्य व्यास। लेखक कौन है? कान्य व्यास। जानकारी मेवाड़ के इतिहास की हमें ये क्या देता है? जानकारी देता है। याद रखिएगा कि मेवाड़ के इतिहास की हमें ये क्या देता है? जानकारी देता है। विशेष एकलिंग महात्म्य ग्रंथ प्रारंभिक में महाराणा कुंभा ने लिखा था। यानी यूं कहें कि प्रारंभ के अंदर ये जो रचना है शुरुआत किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। लेकिन ये रचना लिखी नहीं गई, उससे पहले ही देखिएगा इसे पूरा कौन करते हैं? इनके वैतनिक कवि कान्य व्यास करते हैं। तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एकलिंग महात्म्य की रचना प्रारंभ किसने की थी? तो प्रारंभ करने वाले थे महाराणा कुंभा और इसे पूरा करते ही इनके वैतनिक कवि जिसका नाम था कान्य व्यास। नाम क्या था? कान्य व्यास। याद रखिएगा कि एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग को राजवर्णन कहा जाता है ना? कि क्या कहा जाता है? एकलिंग महात्म्य के जो प्रथम भाग है, इसका जो पहला भाग है उसे क्या नाम दिया गया है? राजवर्णन। यानी फिर है इसमें मेवाड़ को मेदपाट बताया गया और हाड़ोती को जो है हाड़ावती शब्द बताया गया। तो ये था एकलिंग महात्म्य। देखिएगा प्रश्न क्या क्या बन सकता है एकलिंग महात्म्य से। रचना का नाम है एकलिंग महात्म्य। देखिएगा एकलिंग महात्म्य, देखिए लेखक यहां पर हमें दो याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? दो याद रखने हैं। प्रारंभ करने वाले, याद रखिएगा, प्रारंभ करने वाले। इसे प्रारंभ किया है महाराणा कुंभा के द्वारा। कहां के शासक है? मेवाड़ के शासक है। कहां के शासक है ये? मेवाड़ के क्या है? शासक है। ठीक है। जबकि इस ग्रंथ को पूरा किया किसने किया था? कुंभा के वैतनिक कवि जिनका नाम है कान्य व्यास। कान्य व्यास, याद रखिएगा, इसे क्या किया गया था? पूरा किया गया था, है ना? तो प्रारंभ करने वाले कौन है? महाराणा कुंभा है और पूरा करने वाले इनके वैतनिक कवि जिनका नाम क्या है? कान्य व्यास है। याद रखिएगा कि एकलिंग महात्म्य की जो रचना है किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा हो जाएगी आपकी संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया। ठीक है। विशेष बात करते हैं कि इसके अंदर जानकारी हमें क्या मिलती है। तो देखिएगा, जानकारी की अगर बात करें तो यहां पर मेवाड़ जो क्षेत्र है उसे कहा गया है मेदपाट। मेवाड़ को क्या कहा गया है? मेदपाट कहा गया है। और हाड़ोती को क्या कहा गया है? हाड़ोती को कहा गया है हाड़ावती। याद रखिएगा,
हाड़ोती को क्या बताया गया, यहां पर हाड़ावती बताया गया है। तो याद रखिएगा, एकलिंग महात्म्य के अंदर मेवाड़ का इतिहास का वर्णन है ना। तो यहां पर मेवाड़ की जानकारी हमें देखने को मिलती है एकलिंग महात्म्य के अंदर। और याद रखिएगा कि इसका जो पहला भाग है, प्रथम भाग को एक नाम दिया गया है राजवर्णन। याद रखिएगा, इसे क्या कहा गया है, राजवर्णन कहा गया है। क्या कहा गया है, राजवर्णन। देखिएगा, रचना का नाम है एकलिंग महात्म्य। भाषा कौन सी है, संस्कृत। इसे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, महाराणा कुंभा होते हैं। और पूरा करते हैं महाराणा कुंभा के जो वेतनिक कवि है, और वेतनिक कवि का नाम क्या था, कान्य व्यास, है ना। क्या नाम था, कान्य व्यास। वो इसे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये एकलिंग महात्म्य है जिसके अंदर मेवाड़ को मेदपाट बताया गया है, और हाड़ोती को जो है हाड़ावती शब्द से यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है, पहला जो अध्याय है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है राजवर्णन, उसे कहा जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं राजविनोद। नेक्स्ट रचना आ जाती है आपकी राजविनोद। लेखक का नाम है सदाशिव भट्ट। याद रखिएगा कि लेखक कौन हो जाते हैं, सदाशिव भट्ट हो जाते हैं, है ना। जानकारी, बीकानेर के इतिहास की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ना। तो देखिएगा, राजविनोद जिसके लेखक कौन है, सदाशिव भट्ट है। याद रखिएगा, सदाशिव भट्ट है ना। एक यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा, एक शब्द आता है वीर विनोद। वीर विनोद, ये भी एक रचना है, और एक रचना आ जाती है राज विनोद। देखिएगा, दोनों में क्या अंतर है ना। हम या तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो दिल खोल के पढ़ेंगे पूरा। देखिएगा, वीर विनोद, वीर विनोद जो रचना है ये लिखी है, इसके जो लेखक है वो है श्यामल दास। कौन हो जाते हैं, श्यामल दास हो जाते हैं। जबकि राज विनोद के जो लेखक है, देखिएगा, राज विनोद के लेखक है सदाशिव भट्ट। याद रखिएगा, कौन हो जाते हैं, सदाशिव भट्ट। वीर विनोद जो रचना है वो किस क्षेत्र या किस राज्य की यहां पर इतिहास की जानकारी देती है, तो ये देती है मेवाड़ के इतिहास की जानकारी। इतिहास की जानकारी, याद रखेगा, किसकी जानकारी देता है, मेवाड़ के इतिहास की क्या देता है, जानकारी देता है। या फिर यूं कहें कि इसके अंदर ये मेवाड़ के इतिहास से क्या है, संबंधित है। लेकिन राज विनोद की अगर बात करें तो देखिएगा, जानकारी, तो याद रखिएगा, बीकानेर के इतिहास की जानकारी देता है। यहां पर मेवाड़ के इतिहास की जानकारी है, और यहां क्या है, बीकानेर के इतिहास की क्या है, जानकारी है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। और विशेष रूप से अगर पूछा जाए विशेष और क्या है, तो विशेष याद रखिएगा, विशेष याद रखिएगा कि वीर विनोद पुस्तक में, याद रखिएगा, वीर विनोद रचना में
महाराणा कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, याद रखिएगा, मेवाड़ के कितने दुर्गों में से? 84, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने स्वयं ने करवाया था। ये एक बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले एक राजा करवाते, जिसका नाम क्या है? महाराणा कुंभा है। यह जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, किस रचना से मिलती है? वो रचना हो जाती है वीर विनोद। यहीं से हमें एक जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, याद रखिएगा, कौन से दुर्ग के लिए मिलती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए मिलती है। और कुंभलगढ़ के जो कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। तो ये सब जानकारी कौन दे रहा है? यहां पर वीर विनोद देता है। एक शब्द आया यहां पर राज विनोद। कौन सा आया है? राज विनोद। याद रखिएगा कि जो राज विनोद है, इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध बीकानेर के इतिहास से है। देखिएगा कि राज विनोद का संबंध कहां से है? बीकानेर के इतिहास से है। और लेखक कौन हो जाते हैं? सदाशिव भट्ट हो जाते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें आपकी क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है कि अतः सदाशिव बीकानेर के शासक जो कल्याणमल राठौड़ हुए हैं, कौन हुए हैं? कल्याणमल राठौड़ जो हुए हैं, उसके क्या कहलाते हैं? दरबारी कवि कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। ये देखिएगा, यहां पर संस्कृत महाकाव्य जो है, संस्कृत रचनाएं जो है, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेखक है नयन चंद्र सूरी। याद रखिएगा, नाम क्या है? नयन चंद्र सूरी। वर्णन अजमेर के चौहान वंश की हमें क्या देता है? जानकारी देता है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। याद रखिएगा कि चौहानों को क्या बताया गया? अजमेर के चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। ऐसी पुस्तक का नाम क्या है? वो क्या हो जाती है? हमीर महाकाव्य हो जाती है। और अगर हम बात करें कि अजमेर के चौहानों को शाकंभरी अर्थात सांभर के आसपास सपाद लक्ष्य के क्या बताए गए हैं? मूल निवासी बताए गए हैं। याद रखिएगा, सपाद लक्ष्य का अर्थ यहां पर किससे है? सांबर से है, सांबर कस्बा। और याद रखिएगा, एक झील भी है जिसे क्या कहा जा रहा है? सांबर झील कहते हैं। इसी का प्राचीन नाम क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य कहलाता है। और यहीं पर एक देवी की स्थापना कर रखी है, मंदिर है, जिसका नाम क्या है? शाकंभरी माता का क्या है? मंदिर है। नेक्स्ट है चौहानों के रणथंबोर अभियान की विस्तृत क्या दे रखी है? जानकारी दे रखी है। जैसे कि बात करें, जो गोविंद राज हुए हैं, कौन हुए हैं? गोविंद राज जो हुए हैं, उन्होंने यहां पर देखिएगा रणथंबोर के अंदर चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? हमीर महाकाव्य से मिलती है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमीर महाकाव्य कहां हो जाता है कि इसके अंदर अजमेर के चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। अजमेर से रिलेटेड ही एक पुस्तक आती जिसका नाम है पृथ्वीराज रासू। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासू के अंदर चंद्रवर्धई ने चौहानों को अग्निकुंड से बताया। याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं कि किससे बताया गया है? अग्निकुंड से बताया गया है। जबकि हमीर रासू में, याद रखिएगा कि हमीर रासू के अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया। ये इतना सा याद रखना है ना। इधर लेखक कौन है? चंद्रवर्धई। और हमीर रासू का जो लेखक है वो है नयन चंद्र सूरी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये राजपूतों के सिद्धांतों के ऊपर यहां पर वर्णन देखने को
मिलता है। नेक्स्ट आ जाता आपका अजित्योदय, है ना। नेक्स्ट रचना का नाम क्या है? अजित्योदय। लेखक है जगजीवन भट्ट रचित, है ना, जगजीवन भट्ट रचित। देखिएगा जानकारी मारवाड़ के इतिहास की क्या देता है? जानकारी। अजीत से याद रखिएगा, महाराजा जो अजीत सिंह है उससे आपको यहां पर पकड़ लेना है कि अजीत सिंह जी कहां के राजा हुए हैं? अजीत सिंह जी हुए हैं जोधपुर मारवाड़ के। तो यहां पर मारवाड़ के इतिहास की क्या दी जाती है? जानकारी। महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय के युद्धों का क्या मिलता है? इसके अंदर वर्णन मिलता है, नाम से ही प्रतीत होता है अजित्योदय, है ना। तो अजीत सिंह और जसवंत सिंह की जानकारी हमें यहां पर युद्धों की क्या है? मिलती है। लिखने वाले कौन है? जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। नेक्स्ट आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय लेखक कौन है? लेखक है जयानक भट्ट, है ना, जयानक भट्ट। जानकारी पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का क्या होता है? वर्णन देखने को मिलता है। तो यानी यूं कहें तराइन के युद्धों का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इस रचना में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है ना। अजमेर की जो तुलना है वो कहां से की गई है? इंद्रपुरी से की गई है। तो देखिएगा पृथ्वीराज विजय और एक आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है, चंद्रवर्दई द्वारा लिखा गया है ना। और पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है? तो इसमें से हम याद रखेंगे, या देखिएगा पृथ्वीराज विजय, विजय में से वी को हटाया तो पीछे क्या बच जाता है? जे। ये देखिएगा क्या बचा है? जे। जे से हो जाएगा जयानक भट्ट। क्या हो जाएगा? जयानक भट्ट, है ना। लेकिन इस रचना के अंदर विशेष आपको याद रखना है कि इस रचना के अंदर अजमेर को क्या बताया गया है? अजमेर की जो तुलना है वो इंद्रपुरी से की गई है। किससे की गई है? इंद्रपुरी नामक स्थान से की गई है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली लेखक का नाम रणछोड़ भट्ट। याद रखिएगा रणछोड़ भट्ट। आपको रणछोड़ नाम कहीं याद है क्या? 3 इडियट वाला, है ना। रणछोड़ दास भट्ट, रणछोड़ दास भट्ट। देखिएगा जानकारी मेवाड़ के इतिहास की क्या देती है? जानकारी देती है। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक, याद रखिएगा बप्पा रावल जो शासक हुए हैं रावल शाखा के, वहां से लेकर के राज सिंह तक की जो जानकारी है वो हमें कहां पर मिलती है? अमर काव्य वंशावली में मिलती है। इस साहित्य में जोहर और दीपावली का जो पर्व है वो विशेष यहां पर क्या दिया गया? इसके अंदर वर्णन दिया गया है। देखिएगा बात आ रही है अमर काव्य वंशावली की। देखिएगा अमर काव्य वंशावली। जानकारी की बात करें तो याद रखिएगा मेवाड़ के इतिहास की क्या देता है? जानकारी हमें देता है। लेकिन लेखक कौन हुए हैं? रचनाकार जो हुए हैं वो हुए हैं रणछोड़ दास
भट्ट, है ना। कौन हुए हैं? रणछोड़ दास भट्ट। याद रखिएगा दोस्तों कि जो रणछोड़ दास भट्ट है, इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी जिसका नाम था राज प्रशस्ति। क्या लिखी है? राज प्रशस्ति लिखी है ना। ये जो राज प्रशस्ति है, राजसमंद झील पर लिखी गई है ना। कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। संगमरमर पर लिखी गई। सफेद संगमरमर के जो 25 शिलालेख है, कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर ये लिखी गई है। कौन कौन लिखते हैं? रणछोड़ दास भट्ट लिखते हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो राज प्रशस्ति है, इसके अंदर जो मेवाड़ के राजा राज सिंह है, उनके इतिहास का और मेवाड़ के इतिहास का क्या मिलता है? आपको वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नाम क्या है? राज प्रशस्ति। लेकिन पूछा जा सकता है कि इसे प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ करते हैं रणछोड़ दास भट्ट। और इसे पूरा कौन करते हैं? पूरा करते हैं इन्हीं के पुत्र महेश दास भट्ट। याद रखिएगा, कौन पूरा करते हैं? महेश दास भट्ट इसे क्या करते हैं? पूरा करते हैं। भाषा क्या होती है? संस्कृत भाषा होती है। किस पर लिखी गई? ये संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई। और कितने शिलालेखों पर है? 25 शिलालेखों पर है। वर्तमान में कहां है ये? तो राजसमंद झील, राजसमंद के अंदर ये है ना। तो देखिएगा, ये वही रणछोड़ दास भट्ट है जिन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है? अमर काव्य वंशावली। याद रखिएगा, क्या नाम है? अमर काव्य वंशावली है ना। और इस अमर काव्य वंशावली के जो अंदर है, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल से लेकर, याद रखिएगा, बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, तो ये जानकारी आप याद रखिएगा कि यहां पर बप्पा रावल से लेकर के कहां तक का वर्णन मिलता है? तो राज सिंह के यहां तक का क्या मिलता है? वर्णन अपने को देखने को मिलता है ना। और इसी से एक रिलेटेड आ जाती है राज प्रशस्ति, जिसकी भाषा क्या होती है? संस्कृत होती है। संगमरमर 25 शिलालेखों पे लिखी जाती है। प्रारंभ कौन करते हैं? रणछोड़ दास करते हैं। और पूरा कौन करते हैं? महेश दास भट्ट इसे क्या करते हैं? पूरा करते हैं। दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध रणछोड़ दास से है, दोनों का संबंध राज सिंह से है, और दोनों का संबंध मेवाड़ के इतिहास से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं अन्य जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत रचनाएं हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, राज प्रकाश। देखिएगा दोस्तों, साहित्य शब्दावली के अंदर, विधाओं के अंदर हमने एक शब्द देखा था, प्रकाश। प्रकाश शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर वंश के ऊपर अधिक बल देना, वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो राज प्रकाश जो है, इसके लेखक कौन है? किशोर दास राव। याद रखिएगा, किशोर दास राव क्या है? इसके लेखक है। नेक्स्ट है नृत्य रत्न कोश। लेखक हो जाते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, है ना। कहां के शासक हैं? मेवाड़ के शासक। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या लिखा है? नृत्य रत्न कोश लिखा है ना, महाराणा कुंभा के द्वारा। देखिएगा, महाराणा कुंभा ने और कौन सी रचनाएं लिखी है? महाराणा कुंभा, आपको 4 रचनाएं इनकी याद रखनी है। देखिए, एक याद रखनी है, देखिएगा,
संगीत राज संगीत मीमांसा, संगीत राज संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, और एक हो जाता है रसिक प्रिया। क्या हो जाता है? रसिक प्रिया। याद रखिएगा, है ना। तो देखिएगा, संगीत राज संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और रसिक प्रिया, है ना। कौन लिखते हैं? महाराणा कुंभा लिखते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था नृत्य रत्नकोश। नृत्य रत्न कोश। तो याद रखिएगा, नृत्य रत्न कोश के साथ साथ ये 4 रचनाएं भी आप याद रखें महाराणा कुंभा के लिए। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है? संगीत राज संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और रसिक प्रिया, है ना। तो ये किसने लिखे हैं? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं जे विलास। लेखक का नाम है रणवीर भट्ट। क्या नाम है? रणवीर भट्ट। अमरसार, लेखक है जीवाधार, है ना। 1-2 बार बोलना है, अमरसार जीवाधार, अमरसार जीवाधार, जीवाधार अमरसार, है ना। अमरसार, ये क्या हो जाते हैं? लेखक, आप करिएगा रचना, और ये क्या है? लेखक है। जगत विलास, जगत विलास, लेखक का नाम है नंदराम। याद रखिएगा, क्या नाम है? नंदराम। नेक्स्ट आ जाता है जे वंश महाकाव्यम। जे वंश महाकाव्य, लेखक का नाम है सीताराम भट्ट। लेखक कौन है? सीताराम भट्ट। राजवल्लभ लिखा है मंडन ने। ये मंडन जो है, जेता जेता कूपा मंडन, ये सभी जो है वो महाराणा कुंभा के दरबारी है। महाराणा कुंभा के दरबारी है। और ये सभी क्या है? कलाकार, कोई चित्रकार हुए हैं, कोई वास्तुकार हुए हैं, जिनमें एक मंडन का नाम भी आता है। इन्होंने वास्तु के ऊपर लिखा है, वो है राजवल्लभ। नेक्स्ट है हरिभूषण महाकाव्य। लेखक का नाम है गंगाराम भट्ट। फिर देखेगा राज प्रशस्ति महाकाव्य, लेखक रणछोड़ भट्ट। अभी भी हमने चर्चा की है रणछोड़ भट्ट, राज प्रशस्ति। फिर है कछवम महाकाव्य, लेखक कृष्ण राम भट्ट। याद रखिएगा, तो अधिकतर जो संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं वो अधिकतर कौन थे? भट्ट थे, है ना। तो ये थी आपकी संस्कृत साहित्य की जो रचनाएं हैं वो यहां पर थी। देखिएगा क्या क्या थी इसके अंदर। एकलिंग मातम्य थी, जिसकी रचना कुंभा प्रारंभ करते हैं और समाप्त कौन करते हैं यहाँ पर? इनके वैतनिक कवि, जिनका नाम क्या था? कान्य व्यास था। राज विनोद आपको पता ही है, राज विनोद जो है बीकानेर की जानकारी देता है, जबकि वीर विनोद क्या देता है? मेवाड़ की जानकारी देता है। हमीर काव्य आपको पता है कि हमीर काव्य के अंदर अजमेर के चौहानों का क्या कर रखा है? वर्णन किया गया है ना। और अजीतोदय की बात करें तो अजीतोदय से नाम से प्रतीत होता है अजीत सिंह जी जो मारवाड़ के हुए हैं, उनके बारे में और जसवंत सिंह के बारे में यहाँ पर युद्धों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज विजय, है ना, विजय जे से जयानक भट्ट, है ना। और इस पृथ्वीराज विजय के अंदर जो है अजमेर को इंद्रपुरी की क्या दे रखी है? संज्ञा दे रखी है। नेक्स्ट आ जाता आपका अमर काव्य वंशावली, जो रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट आ जाते देखिएगा, ये सभी क्या है? संस्कृत से संबंधित रचनाएं हैं। अब अगली जो अपना जो टॉपिक आ जाता है वो आता है प्रमुख राष्ट्र साहित्य। देखिएगा हमने ख्यात पढ़ी है ना, क्या क्या पढ़ा? देखिएगा फारसी रचनाएं पढ़ी है, संस्कृत रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं,
हमने ख्यात भी पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ ली है? ख्यात। और प्रमुख विधाएं भी पढ़ ली है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं रासो साहित्य। कौन से साहित्य? रासो साहित्य के बारे में। देखिएगा, रासो साहित्य की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं सगत रासो। संगत नहीं है, यहां पर सगत रासो है। क्या है? सगत रासो। कौन लिखते हैं? गिरधर आसिया लिखते हैं। सगत रासो के लेखक कौन होते हैं? गिरधर आसिया होते हैं। कौन होते हैं? गिरधर आसिया इसके क्या होते हैं? लेखक होते हैं। तो याद रखिएगा कि गिरधर आसिया लेखक है। वर्णन, महाराणा शक्ति सिंह के चरित्र का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। तो हम इसे सगत को संगत पढ़ेंगे, चरित्र संगत का असर पड़ता ना। तो ये जो महाराणा प्रताप के जो भाई है शक्ति सिंह, उनके चरित्र का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। विशेष देखेगा, इसमें 943 छंदों का क्या है? वर्णन है। तो सगत से हो जाएगा शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, लेकिन याद रखिएगा ये शक्ति सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के भाई। महाराणा प्रताप के भाई है ना। उनकी चरित्र का इसमें क्या मिलता है? वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है खुमाण रासो। नेक्स्ट क्या आ जाता है? खुमाण रासो। याद रखिएगा, खुमाण रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। वर्णन, मेवाड़ के इतिहास का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसमें मेवाड़ के राजा बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह के शासन काल तक का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक अमर महाकाव्य जो थी उसमें भी हमें राजा बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जबकि वो किसने लिखा था? वो लिखा था रणछोड़ दास ने। और यहां पर लिख कौन रहे हैं? दलपत विजय। खुमान रासो में मुगल और मेवाड़ संधि की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखिएगा, नाम आया यहां पर खुमान रासो। खुमान रासो लेखक का नाम क्या है? दलपत विजय। लेखक का नाम है दलपत विजय। जानकारी, बप्पा रावल से राज सिंह तक। कहां तक जानकारी मिलती है? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह मिलती है। लेकिन एक अच्छी जानकारी यह मिलती है कि इसके अंदर मेवाड़ मुगल संधि, याद रखिएगा मेवाड़ मुगल संधि है, उसकी जानकारी इसमें हमें देखने को मिलती है। ये कब होती है मेवाड़ मुगल संधि? तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि होती है ना। अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके बीच और जहांगीर के बीच ये क्या होती है? मुगल मेवाड़ संधि होती है। याद रखिएगा मुगल मेवाड़ संधि कब होती? 1615 ईस्वी में होती है। क्योंकि याद रखिएगा 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। तो उनके पुत्र के साथ होती है, तो अमर सिंह और जहांगीर के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो संधि है, ये संधि करवाने वाले बीच में कौन होते हैं? तो अमर सिंह का पुत्र था जिनका नाम था कर्ण सिंह। कौन होता है? कर्ण सिंह। जिस प्रकार से मारवाड़ मेवाड़ और मारवाड़ जो संधि है, जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं, उसमें सबसे अधिक हाथ किसका था? हंसाबाई का था। इसी प्रकार से मुगल मेवाड़ संधि के अंदर भागीदारी किसकी होती है? कर्ण सिंह की होती है। ये सभी जानकारी हमें कौन दे रहा है? खुमान रासो देता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है खुमान रासो पिंगल भाषा में लिखा गया। खुमान जो रासो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? पिंगल भाषा में लिखा गया। आपको पता होगा कि डिंगल और पिंगल, डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की साहित्य भाषा है और पूर्वी राजस्थान की जो साहित्य शैली भाषा है
वो हो जाती है पिंगल, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, खुमान रासो लिखा गया है। इसमें हल्दीघाटी युद्ध के समय की भी हमें क्या मिलती है, जानकारी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है बीसल देव रासो, है ना। लेखक का नाम नरपति नाले। जानकारी, अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज जो चतुर्थ है, उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की हमें क्या देखने को मिलती है, जानकारी देखने को मिलती है। नरपति नाले एवं सोमदेव नामक दो बीसल देव के क्या थे, दरबारी कवि थे। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा था। याद रखिएगा कि सोमदेव ने क्या लिखा है, ललित विग्रह राज लिखा है, जबकि नरपति नाले ने क्या लिखा है, नरपति नाले ने लिखा था बीसल देव रासो, है ना, जिसके अंदर अजमेर के चौहान वंश की क्या देखने को मिलती है, जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है बीसल देव रासो में मालवा के भोज परमार की पुत्री। याद रखिएगा, जो मालवा का जो क्षेत्र है, हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां का भोज परमार एक राजा है, उनकी पुत्री जिसका नाम था राजमती। क्या नाम था, राजमती, है ना। तो याद रखिएगा कि नाम क्या है, राजमती। राजमती और बीसल देव की प्रेम कथा का हमें क्या देखने को मिलता है, वर्णन यहां पर देखने को मिलता है ना। देखिएगा फिर क्या आता है, बीसल देव रासो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जब हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे थे उसके अंदर भी हमने क्या पढ़े हैं, बीसल देव रासो पढ़े थे। देखिएगा बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान है ना। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। देखिए दोस्तों, जब किसी पुस्तक के अंदर युद्ध का वर्णन होगा, युद्ध का क्या होगा, वर्णन होगा, तो वहां पर आपको कौन सा रस देखने को मिलेगा, वीर रस देखने को मिलेगा। और जहां पर प्रेम, खुशी, है ना, और यूं कहें किसी भी कहानी के रूप में अगर कोई देखने को मिलता है तो वहां आ जाता है श्रृंगार प्रधान। प्रेम कथा पर आधारित जो ग्रंथ होते हैं, उनकी जो शैली होती है वो हो जाती है श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान। तो याद रखिएगा यहां पर है वीर रस प्रधानता किसमें होगी, जहां पर युद्धों का वर्णन होगा, है ना। और प्रेम कथा पर आधारित जो ग्रंथ होंगे वो किसमें होंगे, श्रृंगार रस प्रधान में होंगे। तो ये भी किसमें है, श्रृंगार रस प्रधान। वापस से देखिएगा, बीसल देव रासो, लेखक का नाम क्या है, नरपति नाले। अजमेर के बीसल देव अर्थात विग्रह राज चतुर्थ है, उनके युद्धों का वर्णन, उनके यूं कहें कि यहां पर उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की क्या की गई है, यहां पर व्याख्या की गई है। फिर बात करते हैं कि नरपति नाले और सोमदेव नामक इनके दरबार में दो क्या थे, महान कवि थे, है ना, जिनमें से नरपति नाले ने तो क्या लिखा है, बीसल देव रासो लिखा है, जबकि सोमदेव ने क्या लिखा है, सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रह राज लिखा है ना। फिर देखिएगा बीसल देव रासो की जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत भाषा है। और बीसल देव रासो के अंदर एक प्रेम कथा दिखा रखी है, जिसके अंदर बताया गया है कि मालवा के एक भोज परमार नामक राजा होते हैं, उनकी राजकुमारी का नाम था, क्या नाम था, राजमती। याद रखिएगा, राजमती इनकी राजकुमारी का क्या होता है, नाम होता है, जो है बीसल देव से क्या करती है, प्रेम करती है। इस कथा की जानकारी हमें किसमें मिलती है, बीसल देव रासो के अंदर मिलती है। तो ये प्रेम कथा पर आधारित होने के कारण ये श्रृंगार रस प्रधान का क्या है, ग्रंथ है। फिर देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है छत्रपति रासो।
नेक्स्ट क्या आ जाता है, छत्रपति रासू। लेखक का नाम है काशी छगाणी। याद रखिएगा कि लेखक का नाम क्या है, काशी छगाणी। इसमें बीकानेर के इतिहास का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है शत्रुसाल रासू। याद रखिएगा शत्रुसाल रासू डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया। बूंदी नरेश शत्रुसाल के ये क्या थे, दरबारी कवि थे, है ना। तो एक आता है छत्रपति और एक आता है शत्रुसाल। देखिएगा छत्रपति रासू जो है इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध तो बीकानेर से है, जबकि शत्रुसाल का संबंध कहां से है, तो इसका संबंध हो जाता है बूंदी से। नेक्स्ट है हमीर रासू। देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है, हमीर रासू। लेखक जोधराज, है ना। लेखक कौन है, जोधराज है। जानकारी रणथंबोर के इतिहास की हमें क्या दिखती है, जानकारी यहां से मिलती है। विशेष हमीर रासू के अंदर हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी अर्थात एक के युद्धों का हमें क्या मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। ये रचना 18वीं शताब्दी की रचना है। याद रखिएगा कि हमीर रासू भी दो लिखे गए हैं, है ना। एक हमीर रासू जो है नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है और एक लिखा गया है जोधराज के द्वारा। जोधराज वाला जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है, 18वीं शताब्दी में। और हम नयन चंद्र सूरी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें रणथंबोर के इतिहास के साथ साथ अजमेर के इतिहास की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा नाम क्या है, हमीर रासू। लेखक का नाम है जोधराज। लेखक कौन है, जोधराज। समय यहां पर याद रखिएगा 18वीं शताब्दी। और इसके अंदर जो हमीरदेव जो चौहान हुए हैं, हमीरदेव चौहान कहां के शासक हुए हैं, हमीरदेव चौहान जो है रणथंबोर दुर्ग के शासक हुए हैं। और रणथंबोर के शासक जो हमीरदेव चौहान है उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब युद्ध होते हैं उनका इसमें क्या होता है, वर्णन देखने को मिलता है। आपको याद ये रखना है हमीर रासू जो जोधराज वाला है, समय यहां पर आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमीर रासू। एक और है जिसका नाम, जिसके लेखक हो जाते हैं सारंगधर। देखिएगा लेखक कौन हो जाते हैं, सारंगधर हो जाते हैं। समय 1357 ईस्वी। याद रखिएगा 1357 ईस्वी। हमीरदेव चौहान की इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है पृथ्वीराज रासू। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासू, इसकी चर्चा हमने बार बार की है। और देखिएगा चंद्रवर्दई इसके क्या होते हैं, लेखक होते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई गई है, अग्निकुंड से बताई गई। बार बार बता चुका हूं कि कहां से की गई है, अग्निकुंड से की गई है। और पूछा भी जा सकता है, पूछी भी गई है। तो ये रासो जो है आपके एग्जाम में चर्चा का विषय हो सकते हैं। और आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा अग्नि यज्ञ किया गया था और पृथ्वीराज रासू को चंद्रवर्दई ने प्रारंभ किया। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासू को जो है प्रारंभ किसने किया है, चंद्रवर्दई ने किया, जबकि इसे पूरा किसने किया था, जलहण ने किया था। याद रखिएगा इसे पूरा किसने किया था, जलहण ने किया था। तो कहीं ना कहीं अग्निकुंड के बाद अगर पूछा जा सकता है तो ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासू को पूरा किसने किया था, है ना। तो समापन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं। जलहण ने क्या किया था, पूरा किया था। जब भी याद आ जाए कि अग्निकुंड की जैसे ही चर्चा इसमें लिख रहे थे, कौन लिख रहे थे कि इसके अंदर लिख रहे थे चंद्रवर्दई, उस समय अग्निकुंड से जलते जलते बचे और बचा किसने लिया था, इस रासू को जलहण ने बचा लिया था। किसने बचा लिया था, जलहण ने बचा लिया था। नेक्स्ट देखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है।
इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच RM 2.0। देखिएगा यहाँ पर बार बार आ रहा है कि पूरा किसने किया और प्रारंभ किसने किया। कुछ रचनाएं ऐसी है वे रचनाएं जिन्हें प्रारंभ कोई और करता, प्रारंभ कोई करता और पूर्ण कोई और करता। देखिएगा कौन कौन सी हुई है राजस्थान के इतिहास में और संस्कृति में। देखिएगा उनको एक साथ रखते हैं यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की नाम सुना होगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को देखिएगा, प्रशस्ति का जो लेखक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा भाषा क्या है इसकी? संस्कृत भाषा। भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है ना। अन्नी भट्ट और महेश भट्ट क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फिर देखिएगा राज प्रशस्ति रणछोड़ दास भट्ट प्रारंभ करते हैं और महेश भट्ट क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फिर बात करते हैं एकलिंग महात्म्य की। एकलिंग जो महात्म्य है इसे प्रारंभ करते हैं महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, और पूरा करते हैं वेतनिक कवि, वेतनिक कवि कान्य व्यास द्वारा। याद रखिएगा कि पूरा कौन करते हैं? वेतनिक कवि कान्य व्यास द्वारा इसे पूरा किया गया था। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। देखिएगा प्रारंभ कौन करते हैं? तो प्रारंभ करते हैं चंद्रवर्दई और इसे पूरा कौन करते हैं? पूरा करते हैं जलहण के द्वारा। किसने पूरा किया था? जलहण के द्वारा इसे क्या किया गया था? पूरा किया गया था। तो ये जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका सती रासो। सती रासो देखिएगा लेखक का नाम है सूर्यमल मिश्रण। लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। भाषा डिंगल भाषा में इसे लिखा गया है। तो सती रासो जो लिखने वाले हैं वो कौन हुए हैं? सूर्यमल मिश्रण हुए हैं। कौन हुए हैं? सूर्यमल मिश्रण हुए हैं। फिर देखिएगा राणो रासो, लेखक दयाल दास है ना। दयाल दास जी वचनी का आपको पता ही है। भाषा है पिंगल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है मानचरित्र रासो। नाम से प्रतीत होता है मान सिंह के लिए लिखा गया है। लेखक कवि नरोत्तम। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के हल्दी घाटी के युद्ध की हमें क्या मिलती है? इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। नाम याद रखिएगा मानचरित्र रासो। दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर हमें आमेर वाले मानसिंह को याद रखना है। आमेर वाले जो मानसिंह प्रथम है उनको याद रखना है। एक मानसिंह आ जाते हैं आपके जोधपुर वाले, उनको यहां इसमें ऐड नहीं करना है। मानचरित्र रासो जो
और जानकारी किसकी मिलती है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान जो मुख्य सेनापति अकबर की ओर से गए थे वो कौन गए थे, मान सिंह जी गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, रतन रासो, कवि कुंभकर्ण साधु। कायम खां रासो, लेखक जान कवि, याद रखिएगा लेखक का नाम क्या है, जान कवि। जवान रासो, लेखक है सीताराम रत्नू, याद रखिएगा कि लेखक का नाम क्या है, सीताराम रत्नू। राम रासो, लेखक माधोदास दधवाड़िया, है ना, माधोदास दधवाड़िया। ये राम कथा पर आधारित ग्रंथ है ना, राम कथा पर क्या है, आधारित ग्रंथ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, राम रासो नाम दिया गया। नेक्स्ट है विजयपाल रासो, लेखक नल सिंह। जानकारी, करौली के राजा विजयपाल के शासन का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहां पर देखिएगा करौली के शासक कौन हुए हैं, विजयपाल सिंह हुए हैं, उनका यहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया। कौन कर रहे हैं, नल सिंह कर रहे हैं। भाषा क्या हो जाएगी, पिंगल भाषा। फिर देखिएगा बुद्धि रासो, लेखक जल कवि, है ना, लेखक कौन है, जल कवि है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाता है यहां पर चारण साहित्य। अभी जो चर्चा की हमने रासों की चर्चा की है, तो देखिएगा संस्कृत रचनाओं से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और फिर बन जाते हैं आपके रासों से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि रासों का संबंध कहीं ना कहीं इतिहास और राजा महाराजाओं से है। तो देखिएगा अब जो पढ़ने वाले हम वो पढ़ेंगे चारण साहित्य। तो देखिए साहित्य के अंदर चारण, भाट, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो देखिएगा चारण साहित्य, सबसे पहले बात करते हैं राज रूपक या गुण रूपक की। रचनाकार केशवदास गार्डन, है ना, केशवदास गार्डन के द्वारा ये रचना लिखी। जानकारी, मारवाड़ के महाराजा गज सिंह, गज के युद्धों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, जो चारण जाति है उन्होंने सबसे अधिक मारवाड़ की तरफ जो रचनाएं हैं लिखी है। नेक्स्ट आ जाता है सूरज प्रकाश, रचनाकार कर्णीदान कविया। याद रखिएगा सूरज प्रकाश के जो रचनाकार है वो कौन है, कर्णीदान कविया। जानकारी, मारवाड़ के राठौड़ों के वंश की क्या देती है, जानकारी देती है। फिर है वीर मायण, है ना, रचनाकार बादर ढाडी। ये एग्जाम में पूछी गई है, वीर रायण जो किसने लिखी है, बादर ढाडी ने लिखी है। विशेष, कुल 285 छंदों की ये क्या है, रचना है। वापस से देखिएगा, राजरूपक मारवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है, सूरज प्रकाश कर्णीदान ने लिखा है, और वीर रायण जो है बादर ढाडी ने लिखा है। किसने लिखा है, बादर ढाडी ने लिखा है। फिर देखिए हाला जालारी कुंडलिया, बार बार एग्जाम में आती है हाला जालारी कुंडलिया। ईश्वरदास भारट, देखिएगा किसने लिखा है, ईश्वरदास भारट के द्वारा लिखा गया। भाषा क्या हो जाएगी, डिंगल भाषा, और डिंगल भाषा के अंतर्गत और ये रचना जो है वीर रस की क्या है, रचना है। यानी यूं कहें इसके अंदर युद्धों का क्या मिलेगा, आपको वर्णन मिलेगा। फिर देखिएगा अचलदास खींचीरी वचनिका, यह भी इंपॉर्टेंट, अचलदास खींचीरी वचनिका। लेखक है शिवदास गार्डन, लेखक का नाम क्या है, शिवदास गार्डन। जानकारी, अब अचलदास जी कौन है, अचलदास जो है गागरोन दुर्ग के राजा है ना, गागरोन के युद्धों का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अचलदास खींची के इतिहास का भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। विशेष, ये डिंगल भाषा में लिखा गया। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया, ये डिंगल भाषा में लिखा गया। लिखने वाले कौन है, यहां पर शिवदास गार्डन है ना। नेक्स्ट देखिएगा राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे हैं चारण साहित्य, क्या पढ़ रहे हैं, चारण साहित्य। देखिएगा चारण साहित्य के अंदर सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान की हमें क्या मिलेगी, रचनाएं मिलेगी। राव जेतसिरो छंद, ये राव जेतसी कौन है,
राव जेत सिंह जो है बीकानेर के शासक है। लिखने वाले कौन है? सूजाजी बिट्टू। कौन है? सूजाजी बिट्टू। जानकारी, बीकानेर के राव जेत सिंह राठौड़ और कामरान के बीच जो ये मुगल है ना, कामरान के बीच जो युद्ध हुआ है उसका हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है राव अमर सिंह जीरा दुआ। राव अमर सिंह जीरा दुआ, याद रखिएगा। कवि केशवदास गार्डन ना, देखिएगा एक आया था शिवदास गार्डन, जिन्होंने क्या लिखा है? अचल दास खींचीरी वचनी का। और एक आता है अमर सिंह जीरा दुआ, जो कौन लिखते हैं? केशवदास गार्डन लिखते हैं। ये देखिए अमर सिंह कौन है? ये अमर सिंह जो है अमर सिंह राठौड़ है। आपने नाम सुना होगा कि एक युद्ध होता है जिसका नाम था मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, देखिएगा मतीरे की राड़ के अंदर नागौर के शासक होते हैं अमर सिंह, है ना। उनका वर्णन हमें किसमें मिलता है? राव अमर सिंह राठौड़ रे दुआ के अंदर मिलता है। जो लेखक कौन होते हैं? केशवदास गार्डन होते हैं। नेक्स्ट है आपका राज रूपक। देखिएगा लेखक का नाम है वीर भाण रत्नु, याद रखिएगा वीर भाण रत्नु क्या है? लेखक। जानकारी, मारवाड़ के राजा अभय सिंह राठौड़ के युद्धों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। दोस्तों ये वही अभय सिंह है जिनके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। जिनके शासनकाल में क्या हुआ था? खेजड़ली आंदोलन हुआ था। अब बात करते हैं अन्य चारण साहित्यों के बारे में। देखिएगा अन्य चारण साहित्यों की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं रणमल छंद। देखिएगा रणमल छंद कौन लिखते हैं? श्रीधर व्यास लिखते हैं। कौन लिखते हैं? श्रीधर व्यास लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुण भागवत। ये लिखा था ईश्वर दास भारत के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आता है रुक्मणी हरण। ये लिखा है सायाजीरा झूला। गुण जोधायन ये लिखा है गार्डन पसायत ने, है ना। किसने लिखा है? गार्डन पसायत ने। शिव ऋणमल रो रूपक ये लिखा है, ये भी गार्डन पसायत के द्वारा लिखा गया है। फिर है वचनिका राठौड़, रतन सिंह जीरो, महेश दासोत्री, याद रखिएगा, जग्गाजी खिड़िया, है ना, जग्गाजी खिड़िया। इस वचनिका राठौड़ की इसे रतन रासो भी कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। रतन रासो अगर पूछा जाए तो भी क्या आ जाएगा? जग्गाजी खिड़िया आ जाएगा। तो ये प्रमुख हुई आज की रचनाएं। देखिएगा आज हमने क्या क्या देखा है। हमने यहां से प्रारंभ किया था कि एक तो संस्कृत साहित्य की चर्चा की है। संस्कृत साहित्य के साथ साथ हमने देखा था कि रासो साहित्य हमने देखे थे। रासो साहित्य के बाद में हमने यहां पर चारण साहित्य की चर्चा की थी। देखिएगा अन्य जो साहित्य बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है? धन्यवाद।